जी हां, तीसरा चरण वोटिंग में दम। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 93 सीटों पर 3 बजे तक जो मतदान का प्रतिशत आया है, कम से कम वो यही इशारा कर रहा है। 10 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में वोटिंग हो रही है। दोपहर 3 बजे तक करीब 51% मतदान हुआ है, जो वाकई उत्साहजनक है, क्योंकि पिछले 2 चरणों में जिस तरह से वोटिंग प्रतिशत कम नजर आ रहा था, उसने चिंताएं बढ़ा दी थी। अब आपको बताते हैं कि आखिर किस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। ये गुना, सिंधुदुर्ग, हुबली और खेड़ा, इन 4 जगहों की आप तस्वीरें देख रहे हैं। अलग अलग राज्यों में किस तरह से दिग्गजों ने वोट डाले, किस तरह से जो वोटर्स थे उनका उत्साह नजर आया। पिछले 2 चरणों में जो उत्साह हमें नजर नहीं आ रहा था, वो आज अलग तस्वीर आपके सामने नजर आती हुई। जी हां, अलग अलग राज्य, अलग अलग इलाके, लेकिन इन सभी में तस्वीर एक सी, मतदान को लेकर उत्साह इस लेवल पे था कि आज एक कुछ प्रेरणादायी तस्वीरें सामने आई। खेड़ा की तस्वीर जो आप देख रहे हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि एक दिव्यांग किस तरह से मतदान केंद्र पहुंचे और वहां पर उन्होंने अपने पैरों से वोटिंग की। ऐसी बहुत सी तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आई। जो गुना, सिंधुदुर्ग, हुबली की तस्वीरें हैं, वो वाकई उत्साह बढ़ाती हुई। दूसरी तस्वीर जरा देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात में अपना वोट कास्ट किया और अमित शाह, जो कि गांधीनगर से इस बार चुनावी मैदान में हैं, वो भी उनके साथ नजर आए। यही नहीं, अलग अलग दिग्गज खासतौर पे अलग अलग इलाकों में वोट डालते हुए नजर आए। हमने रितेश देशमुख, उनकी पत्नी जेनेलिया की भी तस्वीर देखी, बहुत से और दिग्गजों की भी तस्वीरें आपने देखी। तो लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि लोकतंत्र में क्या खास क्या आम, सभी एक समान है, सभी अपनी बारी का इंतजार करते हैं, पहुंचते हैं, वोट डालते हैं। और इसलिए मैं एक अपील करना चाहता हूं, अभी भी आपके पास समय है। अगर आपके क्षेत्र में वोटिंग है और आपने अब तक वोट कास्ट नहीं किया है, तो अभी भी समय है। 6 बजे तक का आपके पास समय है। मैं समझता हूं कि इस वक्त गर्मी की वजह से कई इलाकों में लोग परेशान हैं, शायद शाम होने का इंतजार कर रहे होंगे, सूरज की तपिश थोड़ा कम होने का इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन देखिए, ये मौका बार बार नहीं आएगा। हीट वेव अपने इलेक्शन वेव या वोटिंग वेव पर उसका असर मत पड़ने दीजिए। और अगर आप थोड़ी शाम में भी जाना चाहते हैं, तो याद रखिए कि अगर 6 बजे तक भी आप मतदान केंद्र के प्रीमाइस की इस दूरी के अंदर पहुंच जाते हैं, तो आप वोट कास्ट कर सकते हैं। चलिए जरा देखते हैं कि फिलहाल नजर किस तरह से आ रहा है उत्साह। मकरंद काले, हमारे संवाददाता, इस वक्त भोपाल से मेरे साथ जुड़ चुके हैं और मध्य प्रदेश में भी मतदान का जो उत्साह है वो वाकई काबिले तारीफ है। बहुत अच्छा प्रतिशत अब तक 3 बजे तक नजर आया है। मकरंद, जरा बताएं किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि 3 बजे तक के आंकड़े पिछली बार वाले आंकड़ों से तो बेहतर हैं। और आमतौर पे जब 50% का आंकड़ा अगर 3 बजे तक पार हो जाता है, तो ये माना जाता है कि और ज्यादा बेहतर आंकड़े नजर आएंगे। गर्मी भी है, तो शाम में भी बहुत ज्यादा मतदाता निकलेंगे। बताइए क्या तस्वीर सामने आ रही है, समीकरण क्या है? जी बिल्कुल, 50% से ज़्यादा मतदान हो चुका है 3 बजे तक। तो संभावना ये है, जो तमाम जो जानकार बता रहे हैं, कि 65% से 70% तक वोट हो सकता है और संभावना ये भी है कि 70% से ज़्यादा भी ये वोट चला जाए। तो अब समीकरण की बात करते हैं। कांग्रेस और बीजेपी में बहुत क्लोज फाइट है और जिन सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं, उन सीटों में पिछली बार सारी सीटें वो बीजेपी जीती थी और इस बार भी बीजेपी का दावा है कि वो सारी सीटें बीजेपी जीतेगी। मध्य प्रदेश के जो बड़े नाम हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण नाम शिवराज सिंह चौहान, दूसरा दिग्विजय सिंह और तीसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया। शिवराज सिंह चौहान विदिशा से कंटेस्ट कर रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना शिवपुरी सीट से कंटेस्ट कर रहे हैं और वहीं राजगढ़ से दिग्विजय सिंह कंटेस्ट कर रहे हैं। तो इस पूरे तीनों की सीट की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो शिवराज सिंह चौहान तो काफी सेफ नजर आ रहे हैं। उनकी बहुत पुरानी सीट है विदिशा और वहां से वो लगातार जीतते भी रहे हैं, वहां से सांसद भी रहे हैं कई बार। तो वो बहुत मुश्किल उनके लिए नहीं होगी। उनके सामने भानु शर्मा जो हैं, वो वहां से कंटेस्ट कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं गुना सीट की। गुना सीट पे बहुत लंबे समय से ज्योतिरादित्य सिंधिया एक्टिव हैं, उनकी परंपरागत सीट रही है। पिछली बार उन्हीं के एक सबॉर्डिनेट थे केपी यादव, उन्होंने हराया था, क्योंकि वहां पर यादव वोट बैंक काफी ज्यादा है और केपी यादव बीजेपी में शामिल हुए थे उनको छोड़ के, और उस समय
कांग्रेस से लड़े थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो बीजेपी से इस बार मैदान में है। जीत की संभावनाएं काफी है, लेकिन बहुत क्लोज फाइट है। गुना और शिवपुरी जो सीट है वो परंपरागत सिंधिया की सीट मानी जाती है, सिंधिया घराने की, लेकिन पिछली बार चूंकि हार का सामना करना पड़ा था और बीजेपी का वहां पर काफी ज्यादा दबदबा बढ़ चुका है, तो जाहिर है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस बार काफी मेहनत करनी पड़ी है। तीसरी सीट है राजगढ़ की, जो महत्वपूर्ण सीट मैं कहता हूं। रोडमल नागर और दिग्विजय सिंह, इन दोनों की टक्कर है। दिग्विजय सिंह जो हैं वो अपना आखिरी चुनाव लड़ रहे हैं, ये वो क्लेम कर रहे हैं। हर सभा में, हर बैठक में उनका यही कहना रहा है कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, इसीलिए मुझे जिताइए। और जो उनके समर्थक हैं वो लगातार उनके एहसान याद दिला रहे हैं, उनके किए गए काम याद दिला रहे हैं, उनके 10 साल के मुख्यमंत्री वो जब रहे थे तो वो कार्यकाल याद दिला रहे हैं और वहां के लोगों से वोट बटोरने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी ओर पूरा जो संगठन है बीजेपी का वो एक्टिव है राजगढ़ में, और इस बात में कहने में कोई हर्ज नहीं है कि दिग्विजय सिंह को बहुत बड़ा चैलेंज मानते हैं बीजेपी हो, चाहे अन्य आरएसएस के अनुषंगी संगठन हो, चाहे खुद आरएसएस हो। दिग्विजय सिंह को लेकर के एक अलग रणनीति हर बार अपनाई जाती है। जैसे पिछली बार वो जब भोपाल से लड़े थे तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को यहां से उतारा गया था, जिन पर भगवा आतंकवाद का आरोप दिग्विजय सिंह द्वारा लगाया गया था। तो जाहिर है कि इस चुनाव को बहुत पोलराइज करके लड़ा गया था और वैसा ही राजगढ़ में इस बार देखने को मिल रहा है। संगठन बीजेपी का जो है वो पूरी ताकत के साथ वहां पर लड़ रहा है। तो बाकी जो सीटें हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वहां पर क्लोज फाइट है, लेकिन बीजेपी एक कदम आगे नजर आ रही है। मकरंद ने आपके सामने पूरी तरह से रखा मध्य प्रदेश में जिन सीटों पर चुनाव हो रहे हैं वहां अलग अलग सीटों पर किस तरह की फाइट है, कौन से दिग्गज मैदान में हैं और किस तरह के मुद्दे और समीकरण फिलहाल बनते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए आप जरा इसका विश्लेषण करते हैं, क्योंकि आज जो विषय हमने चुना हुआ है वो चुना हुआ है पिछले 2 चरणों में जिस तरह से कम मतदान प्रतिशत हुआ। हालांकि तीसरे दौर में एक तरह से वापसी की है वोटर्स ने, अच्छा मतदान प्रतिशत अब तक नजर आ रहा है। और इन सब के बीच में जरा हम आपके सामने मतदान प्रतिशत ला देते हैं। देखिए अभी तक जो आप ये आंकड़ा दे रहे हैं ये आंकड़ा चुनावी साल यानी किन सालों में किस तरह का मतदान हुआ और उसका रिजल्ट क्या रहा, किस तरह से जो सीटें नहीं वो तब्दील होती रहीं। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो असम और बंगाल ये 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर जबरदस्त मतदान प्रतिशत 3 बजे तक नजर आया है। 63% से ज्यादा मतदान यहां 3 बजे तक हो चुका है। बात करें अगर बिहार और यूपी की तो यहां 46-47% तक का यहां पर नजर आया है अब तक मतदान प्रतिशत। चलिए प्रोफेसर विवेक हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। प्रोफेसर विवेक का बहुत बहुत स्वागत आपका, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। प्रोफेसर विवेक एक चीज मैं समझना चाहता हूं आपसे, एक जो मतदान प्रतिशत को लेकर जो बात होती है, हमने 2 चरणों में देखा कि 2 चरणों में मतदान प्रतिशत बहुत ही निराशाजनक थे, उत्साहजनक नहीं थे। तीसरे दौर में हम मतदान प्रतिशत में अच्छा उछाल देखने हम जाने। मतदान प्रतिशत का कम होना, मतदान प्रतिशत का बेहतर होना, ज्यादा होना जो आज नजर आ रहा है, कई राज्यों में हम देख रहे हैं कि जहां 70% से ज्यादा अनुमान लगाया जा रहा है, इसके मायने क्या है? प्रोफेसर विवेक आप तक आवाज पहुंच रही है? लगता है कुछ तकनीकी खामी है जिसकी वजह से प्रोफेसर विवेक से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन मैं वही बात कर रहा था कि किस तरह से जो मतदान प्रतिशत होता है वो एक तरह का अनुमान उस पर लगने लगता है। लेकिन अब तक अगर हम कुछ खास बातें आपके सामने रखें जिसको हम आपको बता रहे थे, 2024 में अभी फिलहाल जो तीसरे चरण का मतदान है उसमें अच्छे संकेत नजर आ रहे हैं। पिछले 2 चरणों में कई जगह पे जो गर्मी थी उसका असर नजर आया था और भी कई फैक्टर थे। लेकिन अब जरा इसको हम एक खास तरीके से आपके सामने रखते हैं। कम वोटिंग के मायने क्या है? एक तो इसको यह समझना कि कम वोटिंग किसी पार्टी के लिए फेवरेबल हो सकती है, किसी के लिए नुकसान हो सकती है, ऐसा अब तक तो पुष्ट नहीं हुआ है। अपने अपने अनुमान होते हैं, कई इलाकों में अलग अलग तरीके से ये काम करता है। वोटिंग घटने से हार जीत का कम अंतर रहने वाली सीटों पर असर पड़ता है। कम वोटिंग से कांटे की टक्कर मानी जाती है और किसी पक्ष में फैसला जा सकता है। लेकिन बहुत सारे आंकड़े हमने आपके सामने रखे। फिलहाल हम यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।
ब्रेक के उस पार हम जरा इसको और अलग तरीके से इसका विश्लेषण करेंगे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं तीसरे चरण के चुनाव की, जिसके मतदान प्रतिशत वाकई उत्साह बढ़ाने वाले हैं। इस बीच हमारे साथ जाने माने राजनीतिक विश्लेषक मयूर पारेख साहब जुड़ चुके हैं। मयूर जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? मयूर जी, आप तक आवाज मेरी पहुंच रही है? मयूर जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? मयूर जी, खुद को जरा अनम्यूट कर लीजिए आप। मयूर जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? लगता है कुछ तकनीकी खामी है जिससे मयूर जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन जिस तरह की वोटिंग प्रतिशत है वो जरा हम आपके सामने आंकड़े रखते हैं। जी हाँ, अब तक अगर हम देखें कहां कितनी वोटिंग हुई है वो आंकड़े आपके सामने रखते हैं। हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि अब तक किस राज्य में किस तरह की वोटिंग हुई है। पहले चरण में 102 लोकसभा सीटों पर 66% से ज्यादा वोटिंग हुई, लेकिन 2019 में इन सीटों पर 70% से ज्यादा मतदान हुआ था। 2024 में दूसरे चरण में 88 सीटों पर 66%, लगभग 66.5% से ज्यादा वोट पड़े थे। वहीं 2019 में जो था ये आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आया हुआ था, 70% थे। और इस बार भी तीसरे चरण में जो है वो इस तरह की बात की जा रही। जैसे मैंने आपसे कहा, 2019 के चुनाव में 70% से ज्यादा वोटिंग हुई, लेकिन पिछले 2 चरणों में वोटिंग प्रतिशत कम रहा। अब जरा 3 बजे तक का आंकड़ा आपके सामने रखते हैं। पश्चिम बंगाल और बंगाल, जैसा मैंने आपको बताया, पश्चिम बंगाल और बंगाल यहां पर अच्छी वोटिंग हुई है। 63% से ज्यादा वोटिंग यहां पर नजर आई है। असम में भी 63% से ज्यादा, गोवा में 61% से ज्यादा वोटिंग, छत्तीसगढ़ में 58% से ज्यादा वोटिंग अब तक 3 बजे तक नजर आई है। चलिए, तो ये पूरा आंकड़ा हमने आपके सामने रखा, कुछ ग्राउंड रिपोर्ट भी आपके सामने रखी और आपके सामने तमाम डेटा रखा कि आखिर कम मतदान प्रतिशत जो है वो किसी तरह की गारंटी नहीं होती है कि किसी के लिए स्पष्ट बहुमत है या कोई खास संकेत है या कुछ बदलने वाला है, बल्कि कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर जो है वो पक्ष में जिन पार्टियों के मतदान गया है वहां पर वोटिंग प्रतिशत कम रहने के बावजूद एक स्पष्ट जनादेश नजर आया। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं बाजार की। बाजार में लगातार तीसरे दिन गिरावट नजर आई। निफ्टी 140 अंक गिरकर 22,300 के पास बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी बैंक 600 अंकों से ज्यादा लुढ़का। बाजार में दिन भर का एक्शन क्या रहा, बाजार में आखिर कहां ज्यादा दबाव नजर आया, कहां बेहतर संकेत नजर आए, मेरे सहयोगी अंश भीलवाड़ से जानते हैं। अंश, बताएं मार्केट के एक्शन के बारे में। तो इंडिया विक्स ने 17 लेवल आज टच किया, 15 महीने के उछली स्तर पे था। ये इंडिकेट करता है कि आने वाले समय में काफ़ी वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है मार्केट में। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 20 डीएमए के नीचे फिसलता हुआ नजर आया और इसके मेन ड्रैगर देखें तो रिलायंस था जिसने मेन निफ्टी को नीचे की तरफ खींचा। अब रिलायंस का अगर चार्ट देखें तो रिलायंस 100 डीएमए के नीचे फिसलता हुआ नजर आया, जो कि ये पहली बार हुआ है इस साल में। निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक का यह 5वां सेशन है जब हमें लगातार बिकवाली नजर आई। साथ ही साथ इंडेक्स ने 20 डीएमए के नीचे भी फिसल चुका है। इसके टॉप ड्रैगर देखें तो एचडीएफसी बैंक नजर आता है, जो कि खुद भी 20 डीएमए के नीचे जा चुका है। अब तक एचडीएफसी बैंक कुछ 13 सेशन से सपोर्ट लेते जा रहा था इस डीएमए पर, बट अब जाके बहुत ही डिसाइसिव ब्रेकडाउन देता हुआ नजर आ रहा है। दूसरे बॉर्ड इंडिसेस की बात करें तो दोनों मिड कैप और स्मॉल कैप भी 20 डीएमए के नीचे फिसलते हुए नजर आ रहे हैं और ये तीसरा सेशन है जब दोनों में बिकवाली नजर आ रही है। तो लार्ज कैप के साथ साथ मिड कैप और स्मॉल कैप में भी बिकवाली दिख रही है, तो ये काफी बेयरिश सेंटीमेंट नजर आ रहा है मार्केट में। सेक्टोरल इंडिसेस की बात करें तो निफ्टी एफएमसीजी आज का टॉप सेक्टोरल गेनर था, जिसका अगर चार्ट देखें तो एक कंसोलिडेशन बना हुआ था कुछ 3 महीने तक और आज वहां से काफी अच्छा ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है। इसके टॉप कंट्रीब्यूटर देखें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर नजर आता है, जिसका चार्ट देखें तो दरअसल HUL ने एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न फॉर्म किया था, जहां से काफी अच्छा ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है। तो इस गिरते हुए मार्केट में एफएमसीजी एक ऐसा क्षेत्र था जो काफी अच्छा पॉजिटिव नजर आया है।
दूसरी इंडिसेस की बात करें तो यहाँ पे निफ्टी आईटी भी हरे निशान में बंद हुआ और ये दूसरा सेशन है जब इसमें हमें लगातार खरीदारी नजर आए। इसके टॉप गेनर्स में हमें टेक महिंद्रा और टीसीएस नजर आते हैं। सेक्टोरल लूजर्स की बात करें तो यहाँ पे हमें निफ्टी रियल्टी इंडेक्स नजर आता है जो कि 3% की ज़्यादा गिरावट के साथ बंद होता हुआ नजर आया और इसके टॉप ड्रैगर्स हमें प्रेस्टीज और शोभा नजर आते हैं। दूसरी इंडिसेस की बात करें तो पीएसयू बैंक का चौथा सेशन था जब हमें लगातार बिकवाली नजर आई और साथ ही साथ मेटल और ऑटो इंडेक्स का भी तीसरा सेशन है जब हमें लगातार बिकवाली नजर आई। तो ओवरऑल देखें तो मार्केट में काफ़ी बेयरिश सेंटिमेंट नजर आया और काफ़ी अहम डीएमए लेवल भी मार्केट तोड़ता हुआ दिखा। क्या करेंगे अंश इस खास अपडेट के लिए, लेकिन इस वक्त एक अहम और बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर हम लाने जा रहे हैं। जी हाँ, बाजार में स्पेशल ट्रेडिंग सेशन की तैयारी है 18 मई। जी हाँ, दिन नोट कर लीजिए, 18 मई दिन शनिवार को स्पेशल ट्रेडिंग सेशन रखा गया है। अब ये 2 सेशन में ट्रेडिंग सेशन रखा गया है। 18 मई शनिवार को स्पेशल ट्रेडिंग सेशन में डिजास्टर रिकवरी साइट पर स्पेशल ट्रेडिंग पहले भी हुआ था, आपको इस तरह की ट्रेडिंग सेशन। और अब एक बार फिर जो पहला सेशन होगा उसकी अगर हम बात करें तो पहले सेशन में सुबह 9:15 बजे से 10 बजे तक प्राइमरी साइट से ट्रेडिंग होगी। जी हां, 18 मई शनिवार को पहले सेशन की जानकारी। दूसरे सेशन में 11:30 से 12:30 तक डिजास्टर रिकवरी साइट से ट्रेडिंग होगी। तो 18 मई शनिवार को स्पेशल ट्रेडिंग सेशन बाजार में रखा गया है। जो पहला सेशन होगा वो 9:15 से 10 बजे तक का होगा। जो दूसरा सेशन होगा उसके बारे में आपको जानकारी दे दें, ये सेशन 11:30 बजे से 11:30 से 12:30 बजे तक डिजास्टर रिकवरी साइट पर इसकी ट्रेडिंग होगी। तो पहले सेशन में 9:15 से 10 बजे तक प्राइमरी साइट से, दूसरे सेशन में 11:30 से 12:30 बजे तक डिजास्टर रिकवरी साइट से ट्रेडिंग होगी 18 मई शनिवार को। चलिए, इस खबर के बाद अब कुछ और अहम खबरों की ओर बढ़ते हैं। 5 का पंच हमारा स्पेशल सेगमेंट जहां पर हम बताते हैं कि आखिर वो 5 कौन से शेयर और सेक्टर रहे जहां पर एक्शन नजर आया। मेरे सहयोगी शरद दुबे बताने के लिए जुड़ चुके हैं। शरद, बताएं कहां रहा आज एक्शन? जी बिल्कुल, आपका स्वागत है 5 का पंच में, जहां पे दिन के ट्रेड में 5 अहम थीम्स या स्टॉक्स हम लेके आते हैं जहां पे एक्शन वॉल्यूम सबसे ज़्यादा देखने मिल रहा है। सबसे पहला रहेगा एफएमसीजी स्पेस। यहां पे निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स की बात करें तो टॉप सेक्टोरल गेनर्स रहा है दिन के ट्रेड में। एंड ऑफ कोर्स बहुत अच्छी पॉजिटिव कमेंट्री लिस्टेड कंपनीज़ की आ रही थी, जैसे कि डाबर हुआ, मैरिको हुआ, जीसीपीएल हुआ, स्पेशली उनकी रूरल रिकवरी को लेके जो अबव नॉर्मल मानसून का जो एक्सपेक्टेशन है उसके ऊपर बेसिस है। इसके अलावा वॉल्यूम ग्रोथ पे जो है पॉजिटिव नज़रिया देखने मिला है और जो प्राइसिंग ग्रोथ है, जो वित्त साल 2024 में नेगेटिव प्राइसिंग था, अब जो है प्राइसिंग ग्रोथ भी आते हुए देखने मिल सकती है। अब प्राइसिंग ग्रोथ होगी तो मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट आ सकती है। तो 4 या 5 अहम पॉजिटिव लिवर्स जो है आपको देखने मिल रहे हैं एफएमसीजी स्पेस में। और हाँ, याद रखिए स्ट्रीट का मानना है कि अंडर ओन्ड स्पेस है। एफआईज का ले लीजिए, डीआईज का ले लीजिए या रिटेल निवेशक का ले लीजिए। तो अब जो है सेक्टर चर्न भी हो रहा है और ऑफकोर्स एफएमसीजी स्पेस जो है यहाँ पे स्वीट स्पॉट पे आया है, ये एनालिस्ट का मानना है। दूसरा स्टॉक रहेगा एसआरएफ। यहाँ पे कल रात जो है गुजरात फ्लोरो की कॉन कॉल हुई थी, वहाँ से पता चला कि यूएस जो है रिड्यूस कर सकती है एंटी डंपिंग ड्यूटी कुछ रेफ्रिजरेंट गैसेस के लिए। अब क्या होगा कि जो इंडिया के एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए थोड़ी सी नेगेटिव हो सकती है और इसके कारण जो है आज एसआरएफ में सेलिंग प्रेशर भी दिन के ट्रेड में देखने मिली। और एनालिस्ट का मानना है कि 50% रिडक्शन अगर इन केमिकल प्राइसेस में देखने मिला यूएस में तो कंपनी का एबिट लगभग 5% इम्पैक्ट कर सकता है और आज जो है भारी सेलिंग स्टॉक में देखने मिली। लेकिन याद रखिए आज नतीजे भी आने वाले हैं और जो कॉन कॉल होगी थर्सडे को वो कमेंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट होगी ट्रैक करने के लिए। तीसरा स्टॉक या ग्रुप ऑफ स्टॉक्स रहेंगे ब्रोकरेज स्टेक में। ये फॉरेन ब्रोकिंग के जो अपडेट्स आए उसके कारण स्टॉक में भारी मूवमेंट्स देखने मिला। सबसे पहले टीटागढ़ रेल, यहाँ पे पॉजिटिव रिएक्शन आया। मॉर्गन स्टैनली ने इनिशिएट किया, टारगेट प्राइस 1285 का रखा और एक्सपेक्ट करें कि जो अर्निंग्स है 28% बढ़ सकते हैं अगले 3 साल में। वही इंडस स्टार में जो है मैक्वारी ने डाउनग्रेड किया, अंडर परफॉर्म में, और वो एक्सपेक्ट करे कि ज़्यादातर जो पॉजिटिव न्यूज़ है वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो गई है, तो उसमें एक टाइप से नेगेटिव रिएक्शन स्टॉक में देखने मिला और दोनों ही स्टॉक में आज बड़ी मूवमेंट्स आई हैं। चौथा स्टॉक रहेगा लुपिन। यहाँ पे भी भारी गिरावट देखने मिली क्योंकि जो यूएस बिजनेस की ग्रोथ है वो अनुमान से जो है कम आया और मैनेजमेंट ने हमारी सिस्टर चैनल ईटी नाउ से भी बात किया जहाँ पे वो 2 अहम बात बताए। वो एक्सपेक्ट करे कि 20% का सस्टेनेबल ग्रोथ देखने मिल सकता है मार्जिन्स में वित्त साल 2025 में, और वही मार्जिन्स की बात करें तो 22 से लेकर 23% तक ये आंकड़ा देखने मिल सकता है अगले 2 से 3 साल में। तो लुपिन की जो यूएस बिजनेस है
वहाँ पे जो है गिरावट चली, उसके कारण स्टॉक में जो है आज सेलिंग प्रेशर आया। हमने तो 4 स्टॉक्स के बारे में बात कर ली, जैसे कि लुपिन हुआ, ब्रोकरेज टेक वाले स्टॉक्स हुए, एफएमसीजी स्टॉक्स हुए और एसआरएफ हुआ। लेकिन जो आखिरी स्टॉक है वो है कार ट्रेड। उनके नंबर्स तो आ गए थे प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में, लेकिन जो इंपॉर्टेंट ब्रोकिंग अपग्रेड आया नोमुरा का, उसके कारण स्टॉक में जो है तेज़ी देखने मिली और भारी वॉल्यूम्स भी आए दिन के ट्रेड में। नोमुरा ने जो मेंटेन बाय रखा है, लेकिन जो लक्ष्य है उसको बढ़ा दिया, 887 से बढ़ा के कर दिया 982 रुपीज़ का। Q4 में एबिटा नंबर्स जो थे उन्होंने बीट किया था। फ्री कैश फ्लो जो जनरेशन होती है उस पर पॉजिटिव नज़रिया उनको देखने मिला और आगे जाते जो OLX का एक्विजिशन हुआ उस पर वो कैपिटलाइज कर सकते हैं और मार्जिन इंप्रूवमेंट जो है वो भी ऑन ट्रैक पे है। तो इसके कारण जो है ये 5 स्टॉक्स में आज जो है अच्छी मूवमेंट्स देखने मिली है। बट ओवरऑल कहे दिन के ट्रेड में तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ब्रॉडर मार्केट्स में और आपके निफ्टी में भी देखने मिली है। बट ये 5 स्टॉक्स हैं या 5 थीम्स हैं जो हमें 5 के पंच में कवर किए हैं। शुक्रिया शरद इस खास अपडेट के लिए और एक्शन वाले शेयरों के बारे में जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे। वित्त मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्रालय ने ओपल यानी ONGC पेट्रो एडिशंस लिमिटेड को पटरी पर लाने के लिए बैठक की है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रकाश प्रियदर्शी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। प्रकाश, बताएं इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आया है? देखिए, सूत्रों के हवाले से जो एक्सक्लूसिव जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से ONGC की जो जॉइंट वेंचर कंपनी है ONGC पेट्रो एडिशंस लिमिटेड, उसके रिवाइवल को लेकर एक अहम बैठक हुई है वित्त मंत्रालय के अंदर, जहां पर वित्त मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्रालय के ऑफिशियल्स ने इस बात की चर्चा की है कि कंपनी को कैसे प्रॉफिटेबल बनाई जाए, क्योंकि इस वक्त ONGC पेट्रो एडिशन लिमिटेड जो है एक लॉस मेकिंग कंपनी है। लिहाजा इस बात की स्ट्रैटेजी तैयार हो रही है कि कैसे कंपनी को अगले 2 सालों के अंदर प्रॉफिटेबल बनाई जाए। सूत्र हमें बता रहे हैं कि कई तरह के ऑप्शंस हैं जिस पर अधिकारियों ने चर्चा की है और इस बात पर भी सहमति बन रही है कि एक डेडिकेटेड फाइनेंशियल पैकेज की घोषणा की जाए और इस बात की संभावना है कि चुनावों के बाद मंत्रालय जो है इसकी घोषणा कर सकती है, जिसमें कई तरह के ऑप्शंस जो है वो शामिल किए जाएंगे। और ये प्रयास इसलिए किए जा रहे हैं कि जो ONGC पेट्रो एडिशंस लिमिटेड है उसकी जो डेट इक्विटी रेशियो है उसमें कमी लाई जाए ताकि कंपनी को वायबल बनाया जा सके। साथ ही साथ इस बात की भी योजना तैयार की जा रही है कि कैसे कंपनी को डोमेस्टिक गैस की सप्लाई की जाए, जो कि फाइनेंशियल पैकेज का भी हिस्सा हो सकता है, ताकि इसका जो ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट है उसमें कमी लाने की मदद मिले। इस वक्त कंपनी जो है LNG के ज़रिए अपनी जो ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतें हैं वो पूरी कर रही है, जो कि रिलेटिवली जिसकी कॉस्ट रिलेटिवली ज़्यादा है और उसकी वजह से जो ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट है कंपनी की वो कम नहीं हो रही है, उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जो कि चिंता की बात है। लिहाजा फाइनेंशियल पैकेज का एक अहम हिस्सा कंपनी को डोमेस्टिक गैस की सप्लाई भी हो सकती है। साथ ही साथ ONGC का जो प्रपोजल है, जो कि कंपनी में करीब 18,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश करना चाहती है, उस पर भी मंजूरी मिल सकती है फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, जिसका मतलब ये है कि जो मौजूदा शेयर होल्डिंग पैटर्न है, क्योंकि जो ONGC पेट्रो एडिशन लिमिटेड है वो एक जॉइंट वेंचर कंपनी है बिटवीन ONGC, गेल एंड JSPC, लेकिन 18,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के निवेश अगर ONGC करती है तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी बदलाव होगा और ONGC जो है लार्जेस्ट शेयर होल्डिंग कंपनी के तौर पर उभर सकती है इस JV की बात करें तो। ये तमाम ऐसे प्रस्ताव हैं जिस पर चर्चा चल रही है और उम्मीद ये की जा रही है कि कंपनी के रिवाइवल के लिए सरकार एक डेडिकेटेड पैकेज की घोषणा करेगी। शुक्रिया प्रकाश इस अहम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस शो में इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।